everyone, welcome back beta. In the last video we have learned about discovery of electron, neutron and proton. In this video we will learn about the atomic models. अब न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मिल गई तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये कैसे एटम में अरेंज कैसे हैं, उसका मॉडल कैसा होगा। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल दिया। उसमें सबसे पहले थे हमारे जे थॉमसन। कौन थे ये? यस, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले हैं। इन्होंने ही तो की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो उस टाइम पे ओनली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुए थे। तो उन्होंने एटम की मॉडल कुछ इस तरह दिया कि एटम एक स्फेरिकल है, जो पूरा का पूरा स्पीयर पॉजिटिव है। ठीक है, उन्होंने ये बोला पूरा स्पीयर ही पॉजिटिव है और इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यानी कि हर जगह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली पूरा एटम कैसा है, पॉजिटिव है। लाइक सेम जैसे एक वाटरमेलन होता है, आप सभी ने वाटरमेलन देखा है ना, वाटरमेलन होता है ऐसा, और उसके सीड्स कैसे होते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना पूरे वाटरमेलन में। तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है और इसमें जो सीड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अपने इसी मॉडल को उन्होंने बोला कि दिस इज द एटॉमिक मॉडल वेयर होल एटम इज पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द। सो उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट है हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, उसी टाइम के ड्यूरेशन में उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया विच इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था आपको क्या होता है, He2 पॉजिटिव को ही हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट एक गोल्ड फॉइल पे की तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने फाइंड किया न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस तो उधर था ही नहीं कहीं पे, तो ये वाला मॉडल फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड मॉडल आए। रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम स्पीयर होता है और उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। कैसे की देखते हैं अब। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में बेटा रदरफोर्ड ने बोला कि ये गोल्ड फॉइल है जो ओनली 1000 एटम थिक है। कितने? 1000 एटम थिक, यानी कि एटम्स में एटम्स की ऐसी लेयर, एक एटम, दो एटम, 3, 4, 5, 6 ऐसे 1000 एटम अरेंज कर दिए। इतनी ही थिकनेस है उसकी, यानी कि इतनी थिन फॉइल थी। गोल्ड क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड मेलेबल होता है, नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, तो वो इजीली थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ही ली। अब गोल्ड फॉइल में उन्होंने गोल्ड फॉइल ले ली जो कि 1000 एटम थिकनेस थी उसकी। उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल दैट इज He2 पॉजिटिव की बम्बार्डमेंट कराई। ऐसे बहुत सारे बीम थे और बहुत सारे ये He2 पॉजिटिव पार्टिकल्स थे और इनकी बम्बार्डमेंट कराई और उनसे बहुत सारे जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थी वो कंप्लीटली पास हो गई बिना डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया। मोस्ट ऑफ द अल्फा बीम पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, है ना। फिर बाद में उन्होंने नोटिस किया कि कुछ बीम्स हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये सब उन्होंने डिस्कवरी की। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, अभी ऑब्जर्वेशन जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी कैसे हुआ। ठीक है, ये मॉडल था। उन्होंने गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स की बीम्स को उन्होंने इंसिडेंट करा दिया। उसमें मोस्ट ऑफ द अल्फा बीम्स क्या थी, विदाउट डिफ्लेक्टेड पास आउट हो गई, है ना। और
कुछ वेव्स थी हमारी, कुछ बीम्स थी, कुछ बीम्स कुछ सर्टेन पे जाके डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, और उनमें से मोस्ट ऑफ द देम ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन दिखाया, ऐसे लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन दिखाया, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो पाई। कुछ बहुत स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो पाई। तो रदरफोर्ड ने इसमें बताया अपने ऑब्जर्वेशन, अभी तक हमने देखा कि कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन है और कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन है ना, और कुछ बहुत सारी पास आउट हो गई नॉर्मली, और उनमें से कुछ वेव थी बेटा जैसे गई, इस एक वेव को बना देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा, कुछ वेव ऐसी थी जो गई और अपने ही एंगल पे बाउंस बैक आ गई, दैट इज 180 डिग्री ही बाउंस बैक आ गई वो, यानी कि 12,000 में से बेटा कितने, 12,000 बीम में से सिर्फ एक, ओनली एक वापस आई, एक बाउंस बैक हो पाई बीम। सो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन जो बहुत सारी वेव्स पास आउट हो रही थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी, यानी कि बहुत जो एटम है उसका आधे से ज्यादा स्पेस एम्प्टी है, एकदम होलो है एटम, और जो कुछ वेव्स स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई वो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल्सन, यानी कि बहुत सारे चार्ज थे रिपेल कर रहे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल करेंगे, तो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन दिखाया। और यहां हमने देखा कुछ वेव्स लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज का तो रिपेल्शन था ही था, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली अट्रैक्शन भी था। तो कुछ वेव जैसे कि आपने देखा यहां तक गई, यहां तक रिपेल हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन ने इसको नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सो लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाया। क्लियर, 3 ऑब्जर्वेशन मिली हमें इससे। एटम, मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी है, और लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन दिखाया, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन दिखाया ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। एंड थर्ड इज ये जो एक बीम जाकर वापस बाउंस बैक होकर आई, दैट मीन्स एटम का सारा मास उसके सेंटर पे एक्यूमुलेटेड है, यस, जिसको उन्होंने बोला एक पॉजिटिव सेंटर, और इनको उन्होंने नेम दिया न्यूक्लियस। क्या नेम दिया, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड इसलिए बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की है, रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की है, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आइए नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं। ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अच्छी डिस्कवरी की और उन्होंने न्यूक्लियस फाइंड कर दिया, मोस्ट ऑफ द एक्यूरेट वर्जन था ये वाला मॉडल। वहीं पे एक बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम है, एटम स्पेरिकल है, और उन्होंने बोला ये सेंटर है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नेम दिया। अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा कुछ, और कोई अंदर फोर्स भी लग रहा होगा, है ना। तो रिवॉल्व करते 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 एक टाइम आएगा, रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक दिन आएगा वो न्यूक्लियस में ही अंदर मर्ज कर जाएगा, न्यूक्लियस में ही बम्बार्डमेंट हो जाएगा, है ना, फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही। ले ऐसा होता अगर, तो जितने भी मैटर है क्या वो एग्जिस्ट करते, नहीं ना, ऐसा नहीं है, तभी तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सारे एटम डिस्ट्रॉय हो जाते, बम्बार्डमेंट हो जाती, हम ही नहीं होते, मैटर ही नहीं होता, अर्थ ही नहीं होती, है ना। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ यहाँ मिसिंग है ना, आइडिया है उधर। तो वही एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज नील बोर। नील बोर ने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रदरफोर्ड ठीक है अपनी जगह कि स्फेरिकल है, लेकिन और भी कुछ मिसिंग है इधर। तो उधर ही बोहर आए, बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर ने बोला कि सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियस तो है वो, लेकिन उसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा है ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो इक्वल फोर्स लगा रहा है, इक्वल एनर्जी है इसके पास,
इस शेल की अपनी ही एक फिक्स्ड एनर्जी है, इसलिए ये इसी शेल में, इसी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रोटेट करता रहता है। इसकी एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज नहीं होती जब तक ये अपने शेल में है। ठीक है, तो इसका मतलब जब तक ये अपने शेल में है इसकी एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगी, तो ये बिना किसी झंझट के अपने ही शेल में घूमता है ना। जैसे घर में डर नहीं लगता तो बच्चे कहीं पे भी घूमते हैं ना अपने घर में, ऐसे ये भी अपने घर में मस्त घूमता है। ऐसी और भी अदर शेल है जिसकी डिफरेंट एनर्जी है, तो इसको उन्होंने बोला फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसको बोला उन्होंने सेकंड एनर्जी लेवल, एंड जो थर्ड शेल आया वो इससे ज्यादा एनर्जी का हुआ तो उसको बोल दिया थर्ड एनर्जी लेवल, एंड देन फोर्थ आया उसको बोल दिया इन्होंने फोर्थ एनर्जी लेवल, जिसको हम के शेल, ये के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम के, एल, एम और एन शेल बोलते हैं। और सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं शेल, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ना। रिकॉल करो कैसे सिखाया था कि जितने इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने उसके इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी फीलिंग भी हमें करानी पड़ेगी, है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अपने ही शेल में, और इनकी कैपेसिटी भी बताई। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है हमारी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो स्टेबल भी हो जाएगा और फिल्ड भी हो जाएगा कंप्लीटली। कैपेसिटी भी इसकी 2 होती है। अब इधर देखिए, एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स और कैपेसिटी भी इसकी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स। वही हमारे यहां लिख देती हूँ, के की 2, एल की 8, एम की होती है बेटा 18, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा ये एम शेल। बट इसकी कैपेसिटी कितनी है कि 18 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी। कभी देखा है एक नॉर्मल सा बैग और एक स्कूल बैग, क्या नॉर्मल बैग में बुक रख सकते हो लेकिन स्कूल बैग में रख सकते हो, दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है ना, राइट। ऐसी इन शेल्स की कैपेसिटी डिफरेंट हो जाती है लेकिन स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर। ऐसी एम शेल में कितने हुए 32 इलेक्ट्रॉन। मैम ये ऐसे कैसे फाइंड करा आपने? बेटा इसके लिए फॉर्मूला भी निकाला, बोहर ने बोला 2n², 2n² फॉर्मूला की हेल्प से इनकी हम नंबर ऑफ शेल की कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और शेल और आगे इंक्रीज हो सकते हैं, राइट। चलिए हमको सिंपलीफाई में बनाकर इसकी ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का एटम। हमारे एटम का छोटा सा मॉडल बना लेते हैं इधर। तो ये तो बेटा न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया के शेल, और ये एल, ये एम, है ना, एन शेल भी हो जाएगा और भी इंक्रीज होते रहेंगे, तो ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे। अब देखिए उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोली। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही फिक्स्ड एनर्जी में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन revolves in their fixed energy level, यानी कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही रोटेट करेंगे अपने, और उन एनर्जी लेवल, जब वो अपने एनर्जी लेवल शेल में होंगे तब वो कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, यानी कि नो एनर्जी रेडिएशन अकर।
कोई एनर्जी रेडिएशन अगर नहीं होगी ड्यूरिंग जब वो अपने ही एक शेल में रोटेट करेंगे। सेकेंड उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम इनर शेल्स टू आउटर, यानी कि आउटर शेल्स में एनर्जी फील होंगी और बिना एनी जंप के, यानी कि अगर हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, कैपेसिटी भी कंप्लीट होगी, कंप्लीटली फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो एल शेल में होंगे जिसकी कैपेसिटी 2 है और सॉरी जिसकी कैपेसिटी 8 है और 8 ही इलेक्ट्रॉन की उसे रिक्वायरमेंट रहती है, राइट, स्टेबल होने के लिए। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी आएगी तो वो एम में आएगी, एन में नहीं आएगी। ओके, पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होते हैं, देन हम हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल को फिल करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना उनको स्टेबलाइज कराने के लिए, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज करा दिया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन शेल में जाएंगे, एन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो आगे सो ऑन इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उन्होंने ऐसे बताई। थर्ड उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सीखो, हमारे पास ये मान लो एल शेल है और ये एम शेल है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो क्या होगा, जब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये जंप कर जाएगा इस एम शेल में, राइट, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड हो जाएगा और हायर एनर्जी लेवल में, ये क्या है, लोअर और हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद यहां रुकेगा ही नहीं, ये आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने एनर्जी लेवल में आएगा और जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एज अ रेडिएशन निकाल देगा, यानी कि ये जो एनर्जी है वो एज अ रेडिएशन निकल जाएगी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एमिशन करता है तो वो एक रेडिएशन को एमिट करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर लेवल में गया, वापस अपने एनर्जी लेवल में आएगा तो रेडिएशन को रिमूव कर देगा, ठीक है। सो बेटा ये बोहर ने बताया था अपने एटॉमिक मॉडल में, और इन्हीं को हम आगे बहुत हायर स्टडीज में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।